अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज बरतानवी अदीब जॉन वीसली का एक दिलचस्प अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है अबुल फरा हुमायूं ने। अफसाने का उन्वान है ज़ौजा नेक अख्तर। मिस्टर प्रेबल दरमियानी उम्र के निकलती हुई तोंद वाले वकील थे और सिरे में प्रैक्टिस किया करते थे। कभी कभी मूड में आकर वो अपनी नौजवान सुनहरी बालों वाली सेक्रेटरी से कह बैठते, चलो केत, हम दोनों यहाँ से भाग चलें। और जवाब में उनकी सेक्रेटरी मुस्कुराकर हमेशा एक ही बात कहती, मैं तैयार हूँ मिस्टर प्रेबल। फिर पीर की एक सपहर को, जबकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मिस्टर प्रेबल मामूल से कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए और उन्होंने सेक्रेटरी की बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंखें डालकर कहा, आओ कैथ, हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएं। सेक्रेटरी ने उनकी आंखों से अपनी आंखें हटाए बगैर कहा, ठीक है मिस्टर प्रेबल, आप जब कहें मैं आपके साथ फरार होने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर प्रेबल अचानक फजाओं की बुलंदियों में उड़ने लगे। उन्होंने जेब में कुंजियों का गुच्छा डाला, खिड़की से बाहर देखा और दुख भरे लहजे में बोले, मेरी बीवी मुझसे निजात हासिल करके बहुत खुश होगी। सेक्रेटरी ने मिस्टर प्रेबल के पास आकर उनके कंधे पर अपना मरमरी हाथ रखते हुए कहा, क्या आपकी बीवी आपको आसानी से तलाक देने पर राजी हो जाएगी? मुझे यकीन नहीं, मिस्टर प्रेबल ने कहा, शायद वो किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ने को तैयार न हो। सेक्रेटरी ने हंसकर मिस्टर प्रेबल के कंधे को आहिस्ता से थपथपाया। अगर आप मुझे हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। रात को खाने के बाद मिस्टर प्रेबल खिलाफे मामूल बिल्कुल खामोश थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी से क्या कहें और कैसे कहें। अपनी हिम्मत अफजाई के लिए उन्होंने खाने के बाद शराब के कई पैग पी डाले। कुछ जान में जान आई तो बीवी की तरफ देखे बगैर बोले, आओ लेज, हम दोनों नीचे घर के तहखाने में चलें। किस लिए? उनकी बीवी, जो इस वक्त खवातीन का एक नॉवल पढ़ रही थी, किताब से नजरें हटाए बगैर बोली। बस यूं ही, मिस्टर प्रेबल ने कहा, बहुत दिनों से हम लोग तहखाने में नहीं गए हैं। तुम्हें याद होगा कि हम पहले वहां अक्सर जाया करते थे। मैं फजूल बातें याद रखने की आदी नहीं हूँ, मिसेस प्रेबल ने जवाब दिया। मुझे तहखाना जहर मालूम होता है और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं तहखाने में न जाऊं तो मेरी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तुम पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे जज्बात का एहतराम करना चाहिए। तुम नहीं जानती मेरा नीचे जाने को कितना दिल चाह रहा है। मालूम होता है कुछ ज्यादा ही चढ़ा गए हो, मिसेस प्रेबल ने कहा। तहखाने में इस वक्त शदीद तरीन सर्दी होगी और वैसे भी नीचे जाकर हमें करना ही क्या है? हम तहखाने में कंकर चुनेंगे, मिस्टर प्रेबल बोले। हो सकता है हम दोनों कंकरों से कोई दिलचस्प खेल भी खेलें। मुझे तहखाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, न कंकरों से और न कंकरों से खेले जाने वाले किसी बेहुदा खेल से, मिसेस प्रेबल ने कहा। यूं भी एक दिलचस्प नॉवेल का मुताला कर रही हूं मैं। देखो लिज, मिस्टर प्रेबल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बेचैनी से टहलते हुए बोले, तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी कोई बात नहीं मानी है, कम से कम आज तो मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद दोबारा कभी तुमसे तहखाने में चलने के लिए नहीं कहूंगा। अगर नॉवेल तुम्हें इतना ही अजीज है तो इसे भी अपने साथ ले चलो, वहीं तहखाने में बैठकर सुकून से पढ़ लेना। तहखाने में तेज रोशनी नहीं है, मिसेस प्रेबल ने कहा। बस अब मेरे कान खाना बंद कर दो। मैं तहखाने में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हारा ऐसा ही दिल चाह रहा है तो अकेले चले जाओ और जितनी देर चाहे वहां रहो और वहां के कंकरों से खेलते रहो, चाहे तुम्हारी बाकी सारी जिंदगी वहीं क्यों ना गुजर जाए। मिस्टर प्रेबल लड़खड़ा गए। आगे बढ़कर उन्होंने शराब की बोतल उठा ली और जल्दी से बाकी शराब भी अपने हलक में उंडेल ली। फिर खुशामदाना अंदाज में बोले, दूसरे सभी लोगों की बीवियां हंसी खुशी तहखानों में चली जाती हैं, बस तुम ही एक ऐसे निराली बीवी हो कि मेरी बात मानकर नहीं देती। मैं दफ्तर से थका हारा आया हूं, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी परवाह भी नहीं कि चंद लम्हों के लिए मेरे साथ तहखाने में चली चलो। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं ले जा रहा हूं, सिर्फ चंद गज के फासले पर चलने के लिए कह रहा हूं।
खुदारा मेरी बात मान लो, मुझ पर एहसान करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इस एहसान को फरामोश नहीं करूंगा। डिस्टर्ब मत करो, मैंने एक बार कह दिया कि मैं तहखाने में नहीं जाऊंगी, अब तुम अपनी सी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर डालो, मैं अपने इरादे से सरे मुंह नहीं हटूंगी, मिसेस प्रेबल ने चीख कर कहा। ठीक है, मिस्टर प्रेबल घबराकर कुर्सी पर बैठ गए। तहखाने में नहीं जाना चाहती हो तो ना जाओ, लेकिन इतना शोर तो मत मचाओ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर खनकार कर बोले, गौर से मेरी बात सुनो, मैं दरअसल तहखाने में ले जाकर तुम्हें हैरत ज़दा कर देना चाहता हूँ। तुम अपना राग अलापना नहीं छोड़ोगे? देखो लिज, मिस्टर प्रेबल दोबारा खड़े हो गए। उन्होंने अपने एक हाथ से कुर्सी की पुश्त का सहारा ले लिया। मुनासिब समझता हूं कि फजूल बातें करने के बजाय तुम्हें सही सूरत हाल से आगाह कर दूं। बात यह है कि मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं, ताकि तुम्हारी मौत के बाद अपनी सेक्रेटरी से शादी कर सकूं। क्यों? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? दुनिया में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी पसंदीदा सेक्रेटरियों से शादी करते रहते हैं। मोहब्बत वो अजीम जज्बा है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। बस करो, मिसेस प्रेबल ने चिल्लाकर कहा, मुझे नॉवेल पढ़ने दो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। यकीन करो, मैं कतई फैसला कर चुका हूं कि तुम्हें तहखाने में ले जाकर हमेशा हमेशा की नींद सुला दूं। क्या तुम अभी तक यही समझ रही हो कि मैं खामखा तहखाने में जाना और वहां के कंकरों से खेलना चाहता हूं? मैंने एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी कंकरों से खेलने वाली बात पर एतबार नहीं किया, मिसेस प्रेबल ने किताब से नजरें हटाकर कहा। मैं पहले ही जानती हूं कि तुम तहखाने में ले जाकर मुझे कत्ल करना और वहीं दफनाना चाहते हो। हकीकत मालूम हो जाने के बाद जो चाहो सो कहो, मिस्टर प्रेबल ने कहा। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात ना बताता तो तुम्हें शायद एहसास तक ना होता। तुमने इस वक्त जो कुछ मुझे बताया है उसका मुझे बहुत पहले से अंदाजा हो गया था, मिसेस प्रेबल ने कहा। मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहती हूँ। तुम्हारी रसाई मेरी सोचों तक हरगिज नहीं हो सकती। शाम को जिस वक्त घर में तुमने पहला कदम रखा था, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि तुम मुझे दफन कर देना चाहते हो। बस मुबालगा आमेजी छोड़ो, मिस्टर प्रेबल ने झिलाकर कहा, लेकिन वो चेहरे से अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे थे। तुम्हें कोई इल्म नहीं था, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें तहखाने में ले जाकर दफन करने की बात खाना खाने के दौरान सोची थी। किसी वक्त भी क्यों ना सोची हो, लेकिन मुझसे निजात हासिल करने का मंसूबा तुम्हारे लाशऊर में मौजूद था। और मैं समझती हूँ कि इस औरत ने, जिसके इश्क में तुम दीवाने हुए फिर रहे हो, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तंज करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर प्रेबल ने कहा। उसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो मुझसे तुम्हारे खिलाफ बातें करते रहते हैं। उस मासूम को तो तुमसे कोई गर्ज ही नहीं। मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें दफन करने के बाद उसे बताऊंगा कि तुम अपने अजीजों से मुलाकात करने शहर से बाहर गई थी और वहीं छत से गिरकर हलाक हो गई। वो बेचारी तो सिर्फ ये चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो और जिंदा रहो। हकीकत में वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, दोस्त है। दिल चाह रहा है कि तुम्हारी बातों पर खूब कह लगाऊं, मिसेस प्रेबल बोली। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दे सकती। तुम मुझे दफन तो कर सकते हो, मुझसे तलाक कभी हासिल नहीं कर सकते। ये बात वो मासूम भी समझती है। अच्छा, तब तो तुमने उसे मेरे दफन करने के बारे में भी बता दिया होगा? हरगिज नहीं, मिस्टर प्रेबल ने पुरवकार अंदाज में कहा। यह मसला सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारे पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। पहले तुम तहखाने में जाकर मुझे दफन करोगे और बाद में सारी दुनिया को बताते फिरोगे कि तुमने मुझसे किस तरह छुटकारा हासिल किया है, और इस तरह खुद ही फांसी के तख्ते पर पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होगा, मिस्टर प्रेबल सीने पर हाथ मारकर बोले। एक बार अगर तुम दफन हो जाओ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। वकील होने के बावजूद तुम्हें इतना एहसास भी नहीं है कि किसी ना किसी रोज पकड़े जाओगे, मिसेस प्रेबल ने कहा। कातिल हमेशा पकड़े जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा कातिल हो जो गिरफ्तार होकर कैफर किरदार को ना पहुंचाओ। जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बिस्तर पर लेटकर सो जाओ। ऐसे काम पर अपनी कुव्वत सर्फ मत करो जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा।
मैं बिस्तर पर नहीं जाऊंगा, मिस्टर प्रेबल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें तहखाने में दफन ना कर दूं। मैंने तुमसे छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें तहखाने में ले जाने के लिए किस तरह राजी करूं। सुनो वकील साहब, मिसेस प्रेबल ने किताब को एक तरफ फेंकते हुए कहा, क्या तुम्हारी बकबक उस वक्त बंद हो जाएगी और क्या तुम्हें उस वक्त सुकून मिल जाएगा जब मैं तहखाने में चली जाऊंगी? क्या तहखाने में पहुंचकर मुझे कुछ सुकून मैसर होगा? क्या उस वक्त तुम मुझे तन्हा छोड़ दोगे? बेशक, मिस्टर प्रेबल ने कहा, बशर्ते कि तुम हंसी खुशी तहखाने में चली चलो और आज की खुशगवार शाम को अपनी तंजिया गुफ्तगू से ज़ाया मत करो। हाँ, मैं तो हमेशा अपनी गुफ्तगू से हर चीज़ को ज़ाया करती ही रहती हूँ। तुम तो इतने बेहिस हो कि मुझे अपना नावल दरमियान में छोड़ना पड़ रहा है और तुम्हें इसका रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। मुझे कभी पता नहीं चल सकेगा कि हीरो हीरोइन को हासिल करने में कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? मैंने तुमसे नॉवल पढ़ने के लिए नहीं कहा था, मिस्टर प्रेबल ने कहा। अगर मैं तुम्हें नॉवल पढ़ने का मशवरा देता तो यकीनन इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखता कि तुम पहले नॉवल ख़त्म कर लो। आगे बढ़कर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और दूसरे कमरे की तरफ जहाँ तहखाना था इशारा करते हुए बोले, चलो पहले तुम। मिसेस प्रेबल फर्श पर पांव पटकती हुई आगे बढ़ी और दूसरे कमरे में पहुंची और वहां से तहखाने में उतर गई। मिस्टर प्रेबल तहखाने में पहुंचे तो वो स्विच ऑन करके बिजली जला चुकी थी। मिस्टर प्रेबल को देखकर बोली, उफ, यहाँ तो कयामत की सर्दी है। इतनी शदीद सर्दी में तुम ही ऐसी बात सोच सकते थे। तुम्हारे बजाय कोई दूसरा शौहर होता तो बीवी को दफन करने के लिए मौसम सरमा के बजाय मौसम गर्मा का इंतजार करता। दुनिया के बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जिस पर इंसान का कोई बस नहीं होता, मिस्टर प्रेबल ने कहा। मुझे अपनी सेक्रेटरी से हाल ही में इश्क हुआ है और इसका असल हमला आज और सिर्फ आज ही हुआ है। इश्क के लिए अच्छे दिलो दिमाग वाले लोग मुनासिब मौसम का खुसूसी ख्याल रखते हैं। तुम दुनिया के वाहिद आशिक हो जो बेमौसम इश्क के मर्ज में गिरफ्तार हुए हो। आखिर दूसरे लोग हमेशा तुमसे आगे क्यों रहते हैं? मुझे तुम्हारी हालत जार पर तरस आता है। छी छी, यहाँ इतनी गंदगी है, मालूम होता है बरसों से यहाँ की सफाई ही नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे किस तरह कत्ल करने वाले हो? सामने रखा हुआ फावड़ा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। बस जरा सर झुकाकर इत्मीनान से एक तरफ बैठ जाओ। कभी तो कोई तुक्की बात किया करो, जब भी करोगे हमेशा बेतुकी बात करोगे, मिसेस प्रेबल ने कहा। फावड़ा इस्तेमाल करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। क्या तुम चाहते हो कि मुझे कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी पर चढ़ जाओ? तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि सबसे पहले पुलिस वाले की जो मेरी तलाश में यहाँ आएगा, छूटते ही फावड़े पर नजर पड़ेगी। बाहर जाओ और लोहे का कोई टुकड़ा या उससे मिलती जुलती कोई चीज लेकर आओ जिसे आसानी से छुपाया जा सके। जाओ। कहती तो ठीक हो, मिस्टर प्रेबल ने सर हिलाते हुए कहा। क्या तुम किसी ऐसी जगह का पता बता सकती हो जहां से तुम्हें कत्ल करने का कोई मुनासिब आला तलाश किया जा सके? इधर उधर गलियों में तलाश करोगे तो तुम्हें मौजू और मुनासिब आला कत्ल भी मिल जाएगा, मिसेस प्रेबल बोली। और देखो, ज्यादा देर ना लगाना। ये ना हो कि मैं यहाँ तहखाने में बैठी सर्दी से ठिठुरती रहूं और तुम शराब खाने में जा बैठो। 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। घबराओ नहीं डियर, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मिस्टर प्रेबल चले गए तो उनकी बीवी भी 10 मिनट तक उनकी आमद का इंतजार किए बगैर तहखाने से बाहर निकल आई और अपने गर्म बिस्तर में लेटकर वही नावल पढ़ने लगी जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया था। वो जानती थी कि मिस्टर प्रेबल बाहर निकलकर शराब खाने में जाए बगैर रह ही नहीं सकते, और अगर एक बार वो शराब खाने में पहुंच जाएं तो 2-3 बजे रात से कबल उनकी वापसी नहीं हो सकती, और वापसी पर वो इतने मदहोश और बेसुध होते हैं कि अगली पिछली कोई बात उन्हें याद नहीं होती।